हेलो एवरीवन। सो टुडे इज़ आवर चैलेंज डे 1 एंड आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को विद इन 10 to 15 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो एट फर्स्ट, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, नेट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 0। अब आते हैं ग्राफ पे। तो जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इक्विलिब्रियम का क्या होता है, जब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा हो, यानी कि चेंजेस हो रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है, यानी कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। तो जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के पैरेलल आ जाए इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम। हम लोग यहाँ कंसंट्रेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो रिएक्टेंट अगर ऊपर है इट मीन्स कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो तो ये कुछ एक ही लाइंस में आ जाएंगे। एंड जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट का ग्राफ ऊपर चला जाएगा एंड रिएक्टेंट का ग्राफ कम हो जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा बिकॉज स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ज़्यादा होता है एंड रिएक्शंस एंड होते होते रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। एंड प्रोडक्ट स्टार्टिंग में 0 होता है एंड रिएक्शन एंड होते होते प्रोडक्ट कुछ बनता है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। जब हम लोग रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो रेट हमेशा एट इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं। इक्विलिब्रियम डिफाइन किस पॉइंट पे होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो, यानी कि ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। इसके लिए केवल एक ही ग्राफ बनाया जाता है। इसके लिए हम लोग ऐसा ग्राफ नहीं बना सकते हैं कि रेट कम हो जाए या रेट रिएक्टेंट का रेट कम हो जाए प्रोडक्ट का रेट ज़्यादा हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो तो उस वक्त इक्विलिब्रियम डिफाइन ही नहीं होता है। इक्विलिब्रियम डिफाइन एट द पॉइंट व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब आते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम के फेज पे। तो इक्विलिब्रियम के 3 फेज होते हैं, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग फेजेस के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहे हैं, सॉलिड से गैस बन रहे हैं। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, लाइक PCl5 डिसोसिएट्स कर जाता है PCl3 + Cl2 में। एंड आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग आयंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, लाइक सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन होता है एंड लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होता है। तो अब यहाँ पे आता है कि एक्टिव मास क्या होता है। नाउ अब हम बात करेंगे एक्टिव मास के बारे में। तो एक्टिव मास को जनरली स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है एंड फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड एक्टिव मास इज इक्वल टू 1। क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड 1 हो जाएगा एंड प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो एक्टिव मास है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये इंडिपेंडेंट होता है डेंसिटी का, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन एंड गैसेस के लिए कंसंट्रेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्टिव मास इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड वॉल्यूम इन लीटर। अगर हम गैसेस के लिए डिफाइन करेंगे तो हम लोग प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज प्रेशर ऑफ ए अपॉन RT। ये कहाँ से आया, PV इज इक्वल टू nRT होता है। अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम को एक साइड कर दे तो वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा, तो और ये RT को इधर ले जाएंगे तो प्रेशर अपॉन RT। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए को हम लोग प्रेशर अपॉन RT भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गैसेस, ओके। अब आता है लॉस ऑफ मास एक्शन। लॉस ऑफ मास एक्शन गुलबर्ग एंड वॉगे ने दिया है इन 1864। इन्होंने बोला कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे कि एक रिएक्शन दिखाया गया है, ये रिएक्शन है। अब इसमें हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है, RF यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट का पावर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ए का पावर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर स्मॉल बी। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसका बैकवर्ड कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ सी बैकवर्ड का रिएक्टेंट प्लस बाय रेज टू द पावर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू रिएक्ट इसका कॉन्सेंट्रेशन और रेज टू द पावर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर हम लोग KF अपॉन KB इसको डिवाइड कर दें तो KF अपॉन KB को K इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोकियोमेट्रिक
कोएफिशिएंट। अब आता है लॉस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में सिंपल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिखें तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखो कि रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर हम लोग गैसेस के लिए लिख रहे हैं तो हम प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर n हो जाएगा। अगर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर n हो जाएगा। अगर हम लोग रिएक्शन को m से डिवाइड करते हैं तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू ओल्ड का पावर 1/m। ठीक है, अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, लाइक ए से बी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x है, रिएक्शन को रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/x हो जाएगा। अगर हम लोग रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर 2 से 3 मल्टी स्टेप रिएक्शंस दिए हुए हैं, अगर हमें रिएक्शंस को ऐड करने हैं, रिएक्शन ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का इनटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का 1 होता है। इट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर हम लोग बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शंस में तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होता है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है। ये थोड़ा सा थर्मोडाइनमिक्स से लिंक है, आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे इन द चैप्टर थर्मोडाइनमिक्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट नहीं करते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को? तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो, प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम, कैटलिस्ट का प्रेजेंस, इनर्ट मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस, इन सब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो डेल्टा जी नॉट जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Kc, यही होता है। जब हम लोग डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालेंगे, एक बार याद रखो जब इक्विलिब्रियम होता है ना तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा -RT ln Kc। ठीक है, अगर हम इसको लॉग के रूप में लिखें तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc। Kc क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H0 अपॉन 2.303 R 1/T1 -1/T2। ये दो फॉर्मूला कुछ थर्मोडाइनमिक्स से आए हैं जो इक्विलिब्रियम से लिंक करते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, अब आते हैं Kp और Kc, Kp Kc Kki के बीच में रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज नीड पॉइंट ऑफ व्यू। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर डेल्टा Ng, जहाँ डेल्टा Ng क्या है हमारा, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो Kp ग्रेटर देन Kc हो जाएगा, डेल्टा Ng लेस देन 0 Kp लेस देन Kc, डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 Kp इज इक्वल टू Kc, Kp इज इक्वल टू Kc हुआ, इट मीन्स RT इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर Kp और Kc बराबर है इट मीन्स RT, ये वैल्यू हमारा 1 हो गया। अगर RT इज इक्वल टू 1 है तो टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 12 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि R का वैल्यू देखो, टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/R, R का वैल्यू क्या होता है 1/12, तो 12 ऊपर चला जाएगा तो टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली 12 केल्विन। ठीक है, और अगर मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन देखें तो Kp इज इक्वल टू Kki इंटू P टोटल का पावर डेल्टा Ng। अगर डेल्टा Ng 0 हुआ तो Kp Kc और Kki बराबर होगा। नीट में इससे रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ इक्वल Kp Kc एंड Kki, तो डेल्टा Ng चेक कर लेना है। अगर डेल्टा Ng 0 है जिस भी इक्वेशन में, उसका Kp Kc Kki इक्वल होगा। ठीक है, अब यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होता है, तो Kki का मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है तो ये हमेशा यूनिटलेस होगा। ठीक है, Kc का यूनिट क्या होगा, सी कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए भी डेल्टा एन वैलिड होगा। लाइक कुछ रिएक्शंस है जिसमें एक्वस है तो हम लोग एक्वस का भी डेल्टा एन निकाल सकते हैं, डेल्टा एन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके। Kp प्रेशर के टर्म में तो प्रेशर का पावर डेल्टा Ng। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
एप्लीकेशन क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ग्रेटर देन 3 है, यानी कि एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इट मीन्स प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। इक्विलिब्रियम में लेस देन 10⁻³ यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर इक्विलिब्रियम 10⁻³ और 10⁻+3 के बीच में लाई करता है तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी पूछ सकता है आपको कुछ इक्वेशंस दे के, उसका के इक्विलिब्रियम दे के, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर 10⁻³ से ज़्यादा है तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर 10⁻³ से कम है तो रिएक्टेंट स्टेबल होगा, और बीच में है तो दोनों का कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इन जनरल अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो के इक्विलिब्रियम ज़्यादा होने से प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा एंड के इक्विलिब्रियम कम होने से रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल। ओके, अब क्यूसी आता है रिएक्शन क्वोशेंट। अब केसी और क्यूसी में क्या अंतर है? केसी जो है हम लोग केवल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं, बट जो क्यूसी होता है रिएक्शन क्वोशेंट, ये हम लोग किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं। क्यूसी भी सेम है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट by concentration of reactant का पावर stoichiometric coefficient। at equilibrium QC is equal to KC हो जाएगा। अगर QC is greater than KC है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, QC लेस देन KC है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। स्पॉन्टेनिटी देखो, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 होना चाहिए, Kc ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 1 एंड एंट्रोपी टोटल एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स, तो कैलकुलेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर के टोटल 6 केस बनते हैं और इन 6 केस में एक केस से क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें। केस 1 है कि इफ़ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड केसी गिवन होगा, रिएक्टेंट का हम इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ दे दे और केसी का वैल्यू दे दे तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन एट t बराबर 0 पे लेट सपोज C दिया हुआ है तो ये 0 हो जाएगा, इनिशियल में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 होता है। एट इक्विलिब्रियम पे ये कुछ x खर्च हुआ तो ये 2x कुछ बनेगा। ठीक है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट x खर्च हुआ है तो ये भी x बनेगा। ठीक है, तो Kc क्या लिखेंगे? concentration of product raised to the power stoichiometric coefficient by concentration of reactant raised to the power stoichiometric coefficient। तो concentration of product क्या है? at equilibrium 2x का power 2 इसका stoichiometric coefficient by इसका concentration C minus x। दूसरा आता है कि if initial pressure of reactant are given and Kp are given, अगर हम initial pressure दिया हुआ है तो इन सेम हो जाएगा, Kp is equal to pressure का power stoichiometric coefficient by reactant का प्रेशर का पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका प्रेशर क्या है? 2x, यहाँ पे कंसंट्रेशन C था, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर P0 हो जाएगा और यहाँ पे P0 माइनस एक्स और यहाँ पे 2x। ठीक है, तो 2x का स्क्वायर और इसका कंसंट्रेशन P0 माइनस एक्स। अगर इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर गिवन, इफ़ इनिशियल मोल्स लेट सपोज इसका कोई n मोल्स दिया हुआ है या 5 मोल 10 मोल कुछ भी दिया हुआ है तो इनिशियल मोल इसका 0 हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम ये n में से कुछ खर्च हो गया तो n माइनस एक्स और यहाँ पे कुछ खर्च हुआ तो यहाँ पे कुछ बनेगा, तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 और कुछ यहाँ x खर्च हुआ तो यहाँ x बनेगा। ठीक है, तो Kc कैसे लिखेंगे? Kc इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में मत लिख देना कि 2x अपॉन n माइनस एक्स, इससे गलती हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे इसका 2x अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम अगर मेंशन नहीं होगा तो हम लोग 1 लीटर ले सकते हैं, रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और अपॉन रिएक्टेंट का। ठीक है, अगर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड Kp दिया होगा तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मोल्स आया है n माइनस एक्स 2x, इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n माइनस एक्स प्लस 2x, तो n प्लस एक्स आ गया। टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाएंगे, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है? डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है? इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल एट इक्विलिब्रियम। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए n माइनस एक्स, टोटल मोल्स n प्लस एक्स इंटू पी टोटल। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल एट इक्विलिब्रियम। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है? 2x,
पी टोटल एट इक्विलिब्रियम क्या है, n प्लस एक्स इंटू पी टोटल। तो के पी इज इक्वल टू आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट का पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब पांचवा और छठा केस पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जब भी परसेंटेज में दिया हुआ हो हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए फ्रैक्शन में यूज करेंगे, ठीक है, ऑलवेज यूज्ड इन फ्रैक्शन फॉर न्यूमेरिकल्स। तो अल्फा परसेंटेज दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से और अल्फा फ्रैक्शन निकालेंगे। अल्फा परसेंटेज इज इक्वल टू अल्फा फ्रैक्शन इंटू 100। अल्फा फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स टेकन। अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 0 से बड़ा और 1 से बड़ा या बराबर या छोटा, ठीक है। अब केस नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे इफ़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड के सी इज इक्वल टू गिवन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी इसका कुछ खर्च हो रहा है और इसका कुछ बन रहा है। लेट्स सपोज इनिशियल n मोल था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हमेशा हम लोग मोल लेके बात करेंगे, ठीक है। कभी भी अल्फा दिया हुआ हो, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं भी मेंशन किया हुआ है तो हम लोग 1 मोल लेके चलेंगे। यहाँ पे n मोल है, यहाँ पे 0, तो n माइनस कुछ n अल्फा खर्चा हुआ तो इसका 2n अल्फा बनेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब भी डिसोसिएशन का बात हो तो रिएक्टेंट में हम लोग स्टोइकियोमेट्री को नहीं कंसिडर करेंगे, बट प्रोडक्ट में हम लोग स्टोइकियोमेट्री कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं और ये क्या है, मोल की टर्म में, तो हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन वॉल्यूम का पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्शन का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम का यहाँ पे हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज 3 भी रहता तो भी हम यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं केस नंबर 6 पे। केस नंबर 6 बोलता है कि अगर अल्फा और के पी गिवन हो तो हम क्या करेंगे। अगर अल्फा एंड के पी गिवन हो तो हम लोग सेम करेंगे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स आया है उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, देन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा के, जैसे हमने यहाँ पे केस नंबर 4 में किया था सेम टू सेम केस नंबर 6 में करेंगे। बट यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स पे। तो ये सारे इस टाइप जैसे कि x से 2y बन रहा है गैसेज मोल्स, तो सारे इस टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए सेम रिजल्ट आता है, तो इसको रिमेंबर कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। के पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कब लगाएंगे, जब अल्फा एंड के पी इज इक्वल टू गिवन होगा। और अगर इस टाइप का रिएक्शंस हो कि एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक्स से क्या बन रहा है, वाई प्लस जेड बन रहा है, फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी यूज के पी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स टेकन, ठीक है। अल्फा का कुछ और भी फॉर्मूलास होते हैं, जैसे कि थियोरेटिकल मोलर मास माइनस ऑब्जर्व्ड मोलर मास अपॉन n माइनस 1 इंटू एम नॉट। एम टी क्या है, थियोरेटिकल मोलर मास, एम नॉट ऑब्जर्व्ड मोलर मास, n नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम लोग कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, जहाँ पे कैपिटल डी है थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी, जो कि थियोरेटिकल मोलर मास बाई 2 हो जाएगा। स्मॉल डी क्या है, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, जो कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास अपॉन 2 हो जाएगा। थियोरेटिकल मोलर मास क्या होता है, थियोरेटिकल मोलर मास जो हम लोग लर्न करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का 16, ऐसे जो भी डाटा हमने लर्न किया आज तक वो सब थियोरेटिकल होता है। एंड ऑब्जर्व्ड क्या, जो इक्वेशन में गिवन होगा आपको, ठीक है। ऑब्जर्व्ड हमेशा इक्वेशन में क्या होगा, गिवन होगा। ले चार्टलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर रिएक्टेंट कुछ बढ़ रहा है तो हम रिएक्टेंट को कम करना चाहते हैं, मतलब ये हर चीज़ का अपोजिशन करता है। लाइक रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ रहा है तो हमें रिएक्टेंट का प्रेशर कम करना है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो हमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम करना है। सेम फॉर द प्रोडक्ट। देखो, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, इसका रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो हम रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएंगे, विल गो फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन आएंगे, ताकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर सके, बढ़ा सके, ठीक है। और सेम फॉर द प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो हम रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो हम रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएंगे, ताकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर सकें, ठीक है। यानी कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो हम उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेंगे जिससे हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो सके, ओके। अब सेम फॉर द प्रेशर भी होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर का सेम चलता है एंड वॉल्यूम का अपोजिट ट्रेंड चलता है। टेम्परेचर
इंक्रीज होने से, देखो अगर हीट हम लोग इधर लिखे इट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इन एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा, और हीट बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर हीट कम हो सके यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हीट कम होगा यानी कि बैकवर्ड शिफ्ट। प्रेशर इंक्रीज करो या वॉल्यूम प्रेशर डिक्रीज करो या वॉल्यूम इंक्रीज करो, दोनों सेम है क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वॉल्यूम का। तो प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जहाँ पे गैसियस मोल्स क्या है, ज़्यादा है। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर गैसेस मोल्स क्या है, हाई है। ठीक है, कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इक्विलिब्रियम में। अब हम लोग इफेक्ट देखें तो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर गैसेस मोल्स ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और मैंने कोशिश किया है कि कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम को 2 पेज में सारा फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज को कवर किया है। इससे बाहर कोई भी न्यूमेरिकल्स आज तक पूछे नहीं गए PYQ में। आप एक बार खुद से केमिकल इक्विलिब्रियम को रिवाइज करो एंड उसके बाद ये फॉर्मूलाज को रिमेंबर करने की कोशिश करो, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिससे क्वेश्चन आए हैं नीट में और आने के चांसेस हैं। सॉरी अगर थोड़ा सा भी टाइम ज़्यादा लगा हो तो, बट लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।